बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, हम उनको कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और आज से अगली कुछ वीडियोस तक हम बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। Carbohydrates occur abundantly in living cells. They are found in all organisms and in almost all parts of the cell. Carbohydrates living organism में कसरत से पाए जाते हैं और ये हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। छोटी ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं, बड़े ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं और सेल के भी तकरीबन हर हिस्से में पाए जाते हैं। आगे कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई हैं। सेल्यूलोज ऑफ वुड, कॉटन एंड पेपर। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट की टाइप है और ये प्लांट्स में पाया जाता है, इसलिए लिखा हुआ है कि वुड के अंदर जो सेल्यूलोज मौजूद होता है वो भी, और कॉटन भी सेल्यूलोज पे मुश्तमिल होता है, और पेपर ये भी दरख्त से ही बनते होते हैं, तो इसलिए भी इसके अंदर सेल्यूलोज जो मौजूद होता है ये कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल है। स्टार्च इज प्रेजेंट इन सीरियल्स। स्टार्च ये भी कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। ये सीरियल्स में पाई जाती है। सीरियल्स यानी कि अनाज, गंदम, जौ, चावल वगैरह। रूट ट्यूबर्स यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो रूट से हासिल होते हैं, जैसे शकरकंदी और अरवी वगैरह। कैन शुगर यानी गन्ना, स्टार्च इनके अंदर पाई जाती है। एंड मिल्क शुगर वो होती है जो हमें मिल्क से हासिल होती है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, सेल्यूलोज, स्टार्च और मिल्क शुगर, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल्स हैं। Carbohydrates play both structural and functional roles. कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों रोल्स प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल्स यानी कि ये स्ट्रक्चर बनाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे प्लांट्स की सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। डीएनए के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। कुछ इंसेक्ट्स के ऊपर एक हार्ड स्केलेटन मौजूद होता है, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि कॉकरोच के ऊपर मौजूद होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चरल रोल का मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ पार्ट्स को बनाते हैं। इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे कि ईंटें। एक बिल्डिंग है, उसके अंदर ईंटों का स्ट्रक्चरल रोल होता है क्योंकि वो उस बिल्डिंग को बना रही हैं। और फंक्शनल रोल का मतलब होता है कोई काम परफॉर्म करना। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, वो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं ताकि जब ज़रूरत हो तो वो ब्रेक होके एनर्जी प्रोवाइड करें। तो ये रोल है कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल। उसके अलावा इम्यून सिस्टम के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल रोल होता है। इसकी एग्जांपल समझ लें, जैसे कि बिल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिक वायरिंग मौजूद है, ये बिल्डिंग को बनाने का काम नहीं कर रही, बल्कि ये उस बिल्डिंग के अंदर एक फंक्शन, काम परफॉर्म कर रही है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज, ये एनर्जी का मेन सोर्स होता है। सम कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल्स इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेल वॉल, सेल के इर्द गिर्द एक लेयर होती है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स पर ही मुश्तमिल होती है। आप 4th चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये हमारे सेल्स के अराउंड नहीं होती, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल के अराउंड होती है। The word carbohydrate literally means hydrated carbon. ये जो लफ्ज़ है कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का मतलब बन गया हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि ऐसा कार्बन जिसके साथ वाटर मौजूद हो। ऐसा नाम क्यों रखा गया कार्बोहाइड्रेट का? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों की रेशो वाटर जैसी होती है। जैसे वाटर में होता है ना H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हमेशा डबल होते हैं। ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी ऐसा ही होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल होता है और साथ में कार्बन मौजूद होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O ये X और Y, इनके अंदर कोई भी नंबर आ जाएगा। X जो है वो 3 से स्टार्ट होता है,
3 से आगे तक कोई भी नंबर आ सकता है, और y या तो सेम x जैसा ही होगा, अगर x 3 है तो y भी 3 ही होगा, या हो सकता है कोई और नंबर हो। तो अब मैं आपको इसमें कोई वैल्यू लगा के दिखाती हूँ। सपोज कर ले मैं यहाँ लगा देती हूँ 3, x भी 3 और y भी 3। तो इससे मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा C3H6। H के साथ जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना और O3। तो इस तरह से ये फॉर्मूले बनते होते हैं। इसको ये जो किताब वालों ने इस तरह से करके लिखा है ना, ये दिखाने का मकसद ये है कि H2O की रेशो वाटर जैसी है। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है बहुत सारे OH, पॉली का मतलब मैनी, हाइड यहाँ हाइड्रोजन को शो कर रहा है और ऑक्सी ऑक्सीजन को शो कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारे OH। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर या तो ऐसा होगा कि एल्डिहाइड के साथ बहुत सारे OH अटैच होंगे या फिर कीटोन के साथ बहुत सारे OH अटैच होंगे। अच्छा, एक और बात, एल्डिहाइड के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया होता है ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड बनाया होता है हाइड्रोजन के साथ। और कीटोन, इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन इनका फंक्शनल ग्रुप होता है CO। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है और बाकी 2 बॉन्ड्स कार्बन ने दूसरों के साथ बनाए होते हैं। तो ये याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन्स। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जब हम इनको ब्रेक करें तो हमें पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स मिलेंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स मिलेंगे। हाइड्रोलिसिस की अब यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ये 2 प्रोसेसेस आप समझ लें, कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और कंडेंसेशन में वाटर रिलीज होता है। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स को कहते हैं पॉलीमर्स। देखिए, ये है मेरे पास 2 मोनोमर्स, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे ताकि ये पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएं। एक मोनोमर H प्रोवाइड करेगा और एक मोनोमर OH प्रोवाइड करेगा। ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और इन दोनों मोनोमर्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। और हाइड्रोलिसिस होता है लार्ज मॉलिक्यूल का मोनोमर्स में ब्रेक होना। जैसे ये है लार्ज मॉलिक्यूल, इनके दरमियान अब जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और वाटर ऐड होगा इसके अंदर। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल भी ब्रेक हो जाएगा H में और OH में, और जिसने पहले अपना OH दिया था वो OH ले लेगा और जिसने H दिया था वो H ले लेगा और ये दोनों मोनोमर्स अलग अलग हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस मतलब ब्रेक होना, यानी वाटर के इस्तेमाल से बॉन्ड का ब्रेक होना। द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स पौधे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, पता ही है ना आपको। तो पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए जो खाना बनाते हैं ना, वो ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। और प्लांट फिर अपने बाकी सारे कंपाउंड्स उस ग्लूकोज से ही प्रिपेयर करता है। उस ग्लूकोज के अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उससे अलग अलग कंपाउंड्स जैसे प्रोटीन वगैरह बनते हैं। Carbohydrates in cell combine with proteins and lipids and the resultant compounds are called glycoproteins and glycolipids respectively. कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल अगर लिपिड्स के साथ कंबाइन हो जाए तो उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, और अगर वो प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाए तो उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स इनको कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये कंबाइंड है ना, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का काम होता है, इनका स्ट्रक्चरल रोल है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो सेल के बाहर फ्लूइड मौजूद होता है उसको कहते हैं।
एंड बैक्टीरियल सेल वॉल, और बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर भी ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का रोल होता है। बोथ दीज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, उनके सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम अगले टॉपिक्स अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।